तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं एलआर सर्किट्स के बारे में। तो ये जो एलआर सर्किट है ये सर्किट एसी सर्किट का एक स्पेशल केस है। मतलब कि हम यहाँ पे इस एसी सर्किट के कॉम्बिनेशन के अंदर इंडक्टर और रजिस्टर का यूज़ करेंगे और इस इंडक्टर और रजिस्टर का यूज़ करके हम ये देखेंगे कि इस सर्किट में ये जो वोल्टेज और करंट का कॉम्बिनेशन होता है उस कॉम्बिनेशन का बिहेवियर क्या होता है। मतलब कि यहाँ पे हम करंट का, वोल्टेज का फेजर डायग्राम यूज़ करेंगे और उस फेजर डायग्राम को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे और उस कंपैरिजन के अनुसार हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, इस पूरी की पूरी सर्किट का इम्पीडेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और उस इम्पीडेंस के साथ हम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे जो कि है इसका पावर फैक्टर। तो यहाँ पे इस सर्किट के एनालिसिस में हम इन सभी टर्म्स को डिटेल में डिस्कशंस करेंगे और देखेंगे कि ये एलआर सर्किट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इसका एसी सर्किट के साथ मतलब कि एसी करंट प्रोवाइड करने के कारण इसका बिहेवियर क्या होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एलआर सर्किट। मतलब कि ये आपकी एलआर सर्किट की डेफिनेशन क्या होती है। Consider an AC source of EMF which is connected with the series combination of inductor and resistor. This circuit is known as LR circuit. मतलब कि आपको एक AC सोर्स को कंसीडर करना है जो कि एक EMF प्रोवाइड करता है और उसे कनेक्ट करना है। किसके साथ कनेक्ट करना है? एक सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन किसका होना चाहिए? वो होना चाहिए इंडक्टर और रजिस्टर का। तो उस सर्किट को आप क्या बोलेंगे? उसे आप बोलेंगे एल आर सर्किट। मतलब कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे इस फिगर में दे रखा है, यहाँ पे है कि इंडक्टर और ये है रजिस्टर। दोनों को हमने क्या किया है? दोनों को हमने यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट किया है और उस सीरीज कॉम्बिनेशन को हमने यहाँ पे एक एसी सप्लाई के साथ क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया है। जिसके कारण ये जो पूरी की पूरी सर्किट बनी है, इस सर्किट को हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे एल आर सर्किट। तो डेफिनेशन क्या बन के आती है? सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन ये बनती है कि अगर आप इंडक्टर और रजिस्टर को सीरीज में एक एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये जो कॉम्बिनेशन बन के आता है सर्किट का, इसे आप क्या बोलेंगे? इसे आप बोलेंगे एल आर सर्किट। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फिगर है उसी तरह से ये क्या बनेगी? हमारी एल आर सर्किट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो आपका इंडक्टर होता है, इंडक्टर के पास और ये जो आपका रजिस्टर होता है, इस रजिस्टर के पास, दोनों के पास अपनी एक ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करने की प्रॉपर्टी है। मतलब कि जैसे ही आप रजिस्टर में से या तो इंडक्टर में से एक एसी सोर्स के ईएमएफ को पास करने की कोशिश करते हैं तो ये ईएमएफ क्या होगा? ये ईएमएफ रजिस्टर और इंडक्टर दोनों की ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करने की प्रॉपर्टी के कारण वो यहाँ पे कुछ वैल्यू में अपने ऊपर क्या होगा? ड्रॉप हो जाएगा। तो जो रजिस्टर की ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करने की प्रॉपर्टी है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं रजिस्टेंस। और ये जो आपकी इंडक्टर की ये ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करने की प्रॉपर्टी है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंस। तो ये जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है उसे हमने क्या बोला? रेजिस्टेंस। इंडक्टर की ये जो ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करने की प्रॉपर्टी है उसे हमने क्या बोला? उसे हमने बोला रिएक्टेंस। तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों एक ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करने की प्रॉपर्टी है, लेकिन दोनों कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग है। तो रजिस्टर के ऊपर यहाँ पे ये जो इन ऊपर इन दोनों कंपोनेंट्स के ऊपर ये जो अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होने वाले हैं वो अलग अलग वोल्टेज किसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे? वो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो यहाँ पे ये जो रजिस्टर के ऊपर ड्रॉप होने वाला वोल्टेज है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे वी आर। और इंडक्टर के ऊपर जो भी वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा उसे हम क्या बोलेंगे? वी एल। और ये जो वी आर प्लस वी एल होगा वो किसके इक्वल में आएगा? वो इक्वल में आएगा हमारे प्रोवाइड किए गए एसी कंपोनेंट के या तो एसी सप्लाई के वोल्टेज के इक्वल में। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि एसी सप्लाई में ये जो पोलैरिटी होती है इसके सप्लाई की, वो पोलैरिटी पीरियोडिकली चेंज होती रहती है। मतलब कि यहाँ पे अगर ये टर्मिनल प्लस है तो उस वक्त ये टर्मिनल क्या होगा? माइनस। तो इसके कारण इस सिचुएशन में ये जो करंट का फ्लोटेशन होगा वो क्या होगा?
वो कुछ इस तरह से साइक्लिक फॉर्म में होगा, मतलब कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस टर्मिनल को प्लस और इसे माइनस कंसीडर करते हैं तो ये करंट का फ्लोटेशन कुछ इस तरह से ओपोजिट होगा, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा या तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो कुछ इस तरह से इस पूरी की पूरी सर्किट में ये करंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में क्या होते रहेगा, सप्लाई होते रहेगा। और यहाँ पे इसके कारण जैसे कि हम जानते हैं कि एसी सप्लाई में क्या होता है, पीरियोडिकली चेंज होता है और साथ में उसमें कुछ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कुछ इस तरह के फिनोमिनन होते हैं। मतलब कि जैसे कि आप एसी सप्लाई की कुछ इस तरह से वेव शेप ड्रॉ करते हैं, तो पहले यहाँ पे जब आप ओमेगा टी को कंसीडर करते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम यहाँ पे आपका ये जो करंट या तो वोल्टेज का जो एम्पलीट्यूड होता है वो एम्पलीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम क्या होते रहता है, पहले इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर नेगेटिव साइड में इंक्रीज होता है, फिर क्या हो जाता है, फिर से ज़ीरो हो जाता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे डायरेक्शन के अकॉर्डेंस में वोल्टेज और करंट क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो इन सभी प्रॉपर्टीज को हमें क्या करना पड़ता है, इस एल आर सर्किट में हमें कंसीडर करना पड़ता है। और इस कंसीडरेशन के कारण हमारे पास क्या आएगा कि ये जो हमारी डेफिनेशन बन गई, डेफिनेशन में हमने कंसीडर कर दिया कि एक रजिस्टर है और एक इंडक्टर है, वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, सीरीज कनेक्शन में है। और ये सीरीज कनेक्शन एक एसी सप्लाई के साथ क्या है, कनेक्टेड है। तो अब हम करते हैं कि आगे हमें इस पूरी की पूरी सर्किट को एनालिसिस करने के लिए कौन कौन सी टर्म्स को कंसीडर करना चाहिए और उस कंसीडरेशन का यूज करके हम यहाँ पे इस सर्किट को किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। तो देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, मतलब कि आपके इस रजिस्टर कंपोनेंट का रेजिस्टेंस क्या है, आर है, ये हमें कंसीडर करना पड़ेगा। दूसरा क्या कंसीडरेशन लेना पड़ेगा, द इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज एल, मतलब कि आपके इस इंडक्टर का इंडक्टेंस क्या है, वो है एल। तो हमने दो प्रॉपर्टी कंसीडर कर ली कि रजिस्टर का रेजिस्टेंस है आर और इंडक्टर का इंडक्टेंस है कैपिटल एल। तो ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। बाद में क्या है, द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज काई एल। तो यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों के पास अपनी ये जो ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करने की प्रॉपर्टी है, इसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। अगर वो रिएक्टेंस कैपेसिटर का है तो उसे हम बोलते हैं काई सी, मतलब कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और अगर ये अगर ये रिएक्टेंस इंडक्टर का है तो उसे हम क्या बोलेंगे, काई एल, मतलब कि इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर है, जिसके कारण हमें यहाँ पे क्या कंसीडर करना पड़ेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो कि यहाँ पे है काई एल। तो तीन कंसीडरेशन आए, रजिस्टर का रेजिस्टेंस है आर, इंडक्टर का इंडक्टेंस है एल, और उस इंडक्टर का ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो क्या है, काई एल। तो असल में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, रजिस्टर का रेजिस्टेंस और इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्योंकि हमें यहाँ पे दो ऑब्स्टेकल वाली प्रॉपर्टी को ऑब्स्टेकल वाली प्रॉपर्टी के साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टर में जो ऑब्स्टेकल की प्रॉपर्टी है वो रेजिस्टेंस है और इंडक्टर में ये जो ऑब्स्टेकल वाली प्रॉपर्टी है वो क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये कंसिडरेशन आ गया। लेट आई बी द आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट। तो जैसे कि हम जानते हैं ओवर द वन साइकिल, मतलब कि अगर आप एसी सर्किट का या फिर एसी कंपोनेंट का वेव शेप ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो उस वेव शेप में आपके पास करंट या तो वोल्टेज का डायरेक्ट सम क्या आता है, ओवर द वन साइकिल जीरो आता है। क्योंकि यहाँ पे सभी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू एक दूसरे के साथ ऐड होकर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आर एम एस वैल्यू को यूज करते हैं तो उसके कारण क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आएगी, जो कि नॉन जीरो वैल्यू होगी ओवर द वन साइकिल, जो कि हमारे लिए यहाँ पे कंसीडर करनी हेल्पफुल होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, करंट की आर एम वेस वैल्यू को कंसीडर करते हैं, विच इज प्रोड्यूसिंग बाय द सोर्स एंड पासिंग थ्रू द कंपोनेंट। मतलब कि
ये करंट की वैसी आरएमएस वैल्यू है जो कि हमारे इस सोर्स के कारण क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। और यही सोर्स इस वैल्यू के करंट को इस पूरी की पूरी सर्किट में क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर दो कंपोनेंट्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो सीरीज में जितना करंट इस रजिस्टर को मिलता है उतना ही करंट किसे मिलता है, इस इंडक्टर को मिलता है। मतलब कि रजिस्टर में से पास होने वाला करंट अगर आई आर है और अगर इस इंडक्टर में से पास होने वाला करंट आई एल है तो क्या होगा, दोनों की वैल्यू यहाँ पे इक्वल होगी। मतलब कि मैं इन दोनों के बीच में इक्वालिटी की साइन लिख सकता हूं क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है। और वो ये इक्वालिटी किसके इक्वल में आएगी, वो इक्वल में आएगी इस सोर्स से प्रोवाइड किए जाने वाले करंट के इक्वल में। मतलब कि ये यहाँ पे इन दोनों के बीच में इक्वालिटी की साइन आ गई। और यहाँ पे दूसरी बात जो कि इन दोनों करंट्स की डायरेक्शन की है, तो डायरेक्शन क्या होगी, दोनों सीरीज में कनेक्ट होने के कारण यहाँ पे इन दोनों में से पास होने वाला करंट कौन सी डायरेक्शन में होगा, कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। मतलब कि ये आई आर और ये आई एल दोनों की वैल्यू तो इक्वल है लेकिन दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, इक्वल है, क्योंकि दोनों एक ही साथ सीरीज कनेक्शन में होने के कारण जो करंट आर में से पास आउट होगा उसी करंट को कहां से पास आउट होना पड़ेगा, आई एल में से, मतलब कि इंडक्टर में से पास होना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से हमारे पास दोनों कंपोनेंट में से पास होने वाला करंट इक्वल वैल्यू का और इक्वल डायरेक्शन का होगा। तो ये भी हमारे लिए एक याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि ये जितना करंट आपके इस सोर्स में से प्रोवाइड किया जाएगा वो सभी करंट आपके रजिस्टर और इंडक्टर में से पास होगा जिसकी वैल्यू और डायरेक्शन क्या होगी, इक्वल होगी। और यहाँ पे जो करंट हम कंसीडर कर रहे हैं उस करंट की वैल्यू कौन सी कंसीडर करनी है, आर एम एस वैल्यू कंसीडर करनी है। फिर आगे क्या आता है, सर्किट इज शोन इन द फिगर, जो कि हमें यहाँ पे ये सर्किट दी गई है। दूसरी बात, हेंस द पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी रिटन एज फॉलोइंग। तो ये जो हमारी सर्किट है इस सर्किट में रजिस्टर के ऊपर ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल कौन सा है, वी आर है। और इंडक्टर के दोनों कंपोनेंट्स के ऊपर ड्रॉप होने वाला ये जो पोटेंशियल है वो कितना है, वी एल है। और ये दोनों का ये जो समेशन आएगा वो समेशन किसके इक्वल में आएगा, वो इस पूरे के पूरे एसी सप्लाई के वोल्टेज के इक्वल में आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, वो कॉमन होता है, इक्वल होता है सभी कंपोनेंट्स के लिए। लेकिन ये जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज, ये आपके पूरे के पूरे वोल्टेज का अमाउंट इस इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप के समेशन के इक्वल में आएगा। मतलब कि ये आपका वोल्टेज V जो कि सप्लाई का वोल्टेज है वो इक्वल में आएगा वी आर प्लस वी एल के समेशन के। मतलब कि वी आर प्लस वी एल ये दोनों का वोल्टेज का एडिशन किसके इक्वल में बनेगा, ये आपके सप्लाई के पूरे वोल्टेज के इक्वल्स में। तो यहाँ पे हमने ये सभी टर्म्स को देख लिया, हमने यहाँ पे इस एलआर सर्किट की डेफिनेशन को देखा, जो भी हमें रेजिस्टेंस या तो इंडक्टेंस या तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की ज़रूरत थी उसे हमने कंसीडर किया। यहाँ पे हमने करंट के आरएमएस वैल्यू को आई के फॉर्मेट में कंसीडर किया और ये भी देखा कि ये सभी सीरीज कॉम्बिनेशन में होने के कारण यहाँ पे ये क्या होंगे, इक्वल डायरेक्शन में और इक्विवेलेंट होंगे। दूसरी बात कि अब हमें इस सभी टर्म्स की पोटेंशियल को देखना है, मतलब कि वी आर और वी एल को देखना है, जो कि हम आगे की स्लाइड में यहाँ पे देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे उस सर्किट में क्या देखा था कि इंडक्टर के ऊपर ड्रॉप होने वाला उसका वोल्टेज कितना है, वी एल है, और रजिस्टर के ऊपर ड्रॉप होने वाला वोल्टेज कितना है, वी आर है। तो हम ओहमिक इक्वेशन को जानते हैं। ओहमिक इक्वेशन क्या है, V इक्वल टू आई आर। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये आपका वोल्टेज जो कि उस कंपोनेंट के दोनों छोर के ऊपर क्या होता है, ड्रॉप होता है, वो किसके इक्वल में आएगा, वो उसमें से पास होने वाले करंट और उसकी ऑब्स्टेकल वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल में आएगा। मैंने यहाँ पे इसे ऑब्स्टेकल वैल्यू क्यों बोला, क्योंकि अगर आप इस ओहमिक इक्वेशन को रजिस्टर के केस में यूज करना चाहते हैं तो ये क्या बनेगा, वोल्टेज ऑफ रजिस्टर इज इक्वल्स टू करंट ऑफ रजिस्टर, और रजिस्टर का ये जो ऑब्स्टेकल है वो कितना है, वो तो रेजिस्टेंस है और उसका सिंबल भी क्या है, कैपिटल आर। तो ये इक्वेशन रजिस्टर के केस में ये बन के आता है वी आर इज इक्वल्स टू आई आर इंटू आर।
लेकिन जब आप इसी इक्वेशन को आप इंडक्टर के केस में यूज करते हैं तो क्या होगा, वी एल मतलब कि इंडक्टर का वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट ऑफ इंडक्टर मतलब कि आई एल, और इंडक्टर का ये जो ऑब्स्टेकल है मतलब कि ये ऑब्स्टेकल प्रोवाइड करने की प्रॉपर्टी है इंडक्टर के केस में, वो क्या है, वो है काई एल। तो यहां पे हम आर नहीं लिख सकते, हमें यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, काई एल। तो ये बनेगा ओहमिक इक्वेशन इन द केस ऑफ इंडक्टर। तो ये इंडक्टर के केस में ओहमिक इक्वेशन बन जाता है वी एल इज इक्वल्स टू आई एल इंटू काई एल। लेकिन दोनों सिचुएशन में यहां पे हमने जैसे कि पहले बात की थी कि करंट दोनों सिचुएशन में इक्विवेलेंट और इक्वी डायरेक्शनल है, क्योंकि ये दोनों सीरीज कनेक्शन में है, इंडक्टर और रजिस्टर। तो हम यहाँ पे आई एल और आई आर कुछ ऐसे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉमनली आई लिख देंगे। तो ये इक्वेशन क्या बन जाते हैं, वी एल इज इक्वल्स टू आई इंटू काई एल और वी आर इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो ये थे दोनों टर्म्स के पोटेंशियल के इक्वेशन। अब हम आगे देखते हैं, इन द इंडक्टर करंट लेग बिहाइंड द वोल्टेज और वोल्टेज लीडिंग टू द करंट। मतलब कि जैसे कि हमने एक वीडियो में देखा था कि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों में ये जो करंट और वोल्टेज होते हैं वो दोनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में प्रोपेगेट नहीं होते हैं। उसमें क्या होता है कि एक कंपोनेंट या तो आगे होता है तो दूसरा कंपोनेंट उसके कंपैरिजन में क्या होता है, पीछे होता है। तो जैसे कि हम इंडक्टर के केस में लेते हैं तो इंडक्टर के केस में क्या होता है, करंट लेग बिहाइंड द वोल्टेज मतलब कि ये वोल्टेज जो होता है उनसे ये आपका करंट क्या रह जाता है, पीछे रह जाता है, मतलब कि लेग बिहाइंड होता है। तो वोल्टेज के कंपैरिजन में करंट पीछे होने का मतलब ये होता है कि करंट लेग बिहाइंड टू द वोल्टेज। लेकिन दूसरे वर्ड में आप ये भी बोल सकते हैं कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज करंट से आगे होता है, मतलब कि वोल्टेज लीडिंग टू द करंट। तो इस सिचुएशन को अगर हम फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो ये फेजर डायग्राम क्या बन के आएगा, ये फेजर डायग्राम कुछ इस तरह से बन के आएगा। और दूसरी बात कि यहाँ पे ये जो करंट और वोल्टेज का ये लेग बिहाइंड का और लीडिंग का ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी कितने डिग्री का है, मतलब कि हेंस दे हैव फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री इन इंडक्टर। मतलब कि इन दोनों के बीच में ये जो फेज डिफरेंस तैयार होगा, ये आगे कितना है या तो पीछे कितना है, वो कितने डिग्री होगा, वो 90 डिग्री का चेंज होगा। तो ये किस तरह से 90 डिग्री का चेंज बनता है, तो देखिए, सो दैट द वोल्टेज कंपैरिजन कैन बी शोन इन द फॉलोइंग फिगर एज अ फेजर डायग्राम। देखिए, पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं रजिस्टर के बारे में। तो रजिस्टर में क्या होता है, रजिस्टर में यहाँ हमारे पास ये जो उसका करंट होता है और ये जो उसका वोल्टेज होता है वो क्या होता है, वो इक्वी डायरेक्शनल होता है, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में दोनों होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये आई आर मतलब कि रजिस्टर में पास होने वाला करंट और ये वी आर मतलब कि रजिस्टर के दोनों छोर के ऊपर डेवलप होने वाला ये पोटेंशियल, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। चाहे उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा या कम हो सकता है, जैसे कि हम जानते हैं कि वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इन जनरल केस में करंट के मैग्नीट्यूड की कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि आप अगर यहाँ पे इन दोनों का या वेव शेप ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं वोल्टेज और करंट का, तो वो क्या आएगा, वो कुछ इस तरह से आएगा और ये दूसरा आएगा कुछ इस तरह से। मतलब कि अगर आप इस वेव शेप को ड्रॉ करते हैं तो इस वेव शेप की ये जो मैक्सिमम वैल्यू है मतलब कि ये पीक वैल्यू है वो इस वेव शेप के कंपैरिजन में, मतलब कि इसकी कंपैरिजन में क्या है, वो कम है, सॉरी ज़्यादा है। तो क्या होता है कि ये वेव शेप मतलब कि ये जो उसका बड़ा सा ये जो वेव शेप है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो छोटा सा वेव शेप है कि जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कम है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, वो करंट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए आपको यहाँ पे ये माइंड करना है कि करंट लोअर पीक वैल्यू पे होता है और वोल्टेज हायर पीक वैल्यू पे ऊपर होता है। तो इसे मैं आपको इक्वेशनली रिप्रेजेंट करता हूं कि V इज इक्वल्स टू आई आर, ये ओहमिक रिलेशन है। सो I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज की वैल्यू को अगर आप एक स्पेसिफिक ऑब्स्टेकल वाली वैल्यू से डेरिवेट करते हैं, मतलब कि उसे कम करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं,
तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या होगा कि वोल्टेज की कंपैरिजन में, मतलब कि वोल्टेज की इस वैल्यू को जब आप आर से कम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ी सी कम वैल्यू आएगी वी के कंपैरिजन में, जिसे कि हम बोलते हैं करंट। मतलब कि ये आपका वोल्टेज के कंपैरिजन में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम वैल्यू हो जाएगी, मतलब कि I इज लेस देन V। तो इसके कारण क्या होता है कि आपकी I और V की ये जो पिक वैल्यू होती है वो इक्वल नहीं आती है, बट ये जो V की पिक वैल्यू होती है वो पिक वैल्यू आपके I की पिक वैल्यू के कंपैरिजन में ज्यादा आती है। लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, जिसके कारण हमने यहाँ पे इस ब्लूइश वेक्टर को हमने वी आर के कंपोनेंट के तौर पर और इस रेड कलर के वेक्टर को हमने करंट के तौर पर यहाँ पे क्या किया है, इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि करंट और रजिस्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में, सॉरी करंट और वोल्टेज दोनों एक ही डायरेक्शन में रहते हैं। और ये कौन सा केस था, ये था रजिस्टर का केस, मतलब कि दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब आप इंडक्टर के केस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके इंडक्टर में ये जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज करंट के कंपैरिजन में क्या होता है, 90 डिग्री आगे रहता है। तो अगर ये 90 डिग्री आगे है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव 90 डिग्री के एंगल को कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव 90 डिग्री का एंगल किस तरह से आता है, तो ये आता है आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये आपका वोल्टेज का ये जो वेक्टर आएगा वो वोल्टेज का वेक्टर इस हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री के फॉर्मेट में यहाँ पे ड्रॉ किया जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री के फॉर्मेट में इस वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ इस तरह से ये फेजर डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। लेकिन दोनों केस में, मतलब कि इस रजिस्टर के केस में और इंडक्टर के केस में, दोनों सीरीज में कनेक्ट होने के कारण ये जो इसका करंट का डायरेक्शन होगा वो कौन सा होगा, वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, जिसके कारण ये आपका करंट कुछ इस तरह से दोनों केस में इक्वल सिचुएशन में क्या होते रहेगा, हॉरिजॉन्टली यहाँ पे फ्लो होते रहेगा। तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये वोल्टेज और ये करंट दोनों का ये जो फेजर डायग्राम है वो फेजर डायग्राम आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा इन द केस ऑफ इंडक्टर और इन द केस ऑफ रजिस्टर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के फेजर डायग्राम को समझने के बाद हम इन दोनों की वोल्टेज की टर्म को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्यों वोल्टेज की टर्म को कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों के ये जो करंट है वो करंट इक्वी डायरेक्शनल है और इक्वी मैग्नीट्यूड में भी है, क्योंकि ये आपका रजिस्टर में से पास होने वाला करंट जो कि पूरे के पूरे अमाउंट में ये इंडक्टर में से भी पास होगा, क्योंकि दोनों सीरीज कनेक्शन में है। और जैसे कि हम जानते हैं कि सीरीज कनेक्शन में करंट की जो वैल्यू है और उसकी डायरेक्शन है वो क्या रहती है, इक्वल। तो हमें इसकी कंपैरिजन से कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम रजिस्टर के वोल्टेज और इंडक्टर के वोल्टेज को कंपेयर करते हैं तो उसके कारण हमें यहाँ पे रजिस्टर और इंडक्टर दोनों की वोल्टेज के कारण हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इसका रिजल्टेंट वोल्टेज मिलेगा, जो कि आपकी इस पूरी की पूरी सर्किट का क्या आएगा, रिजल्टेंट वोल्टेज बन के आएगा। और कुछ इसी तरह से हम यहाँ पे काई एल और आर का समेशन लेकर इसका इंपीडेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्टर का जो ऑब्स्टेकल है वो किस तरह से जाना जाता है, वो यहाँ पे रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। जबकि इंडक्टर का ये जो ऑब्स्टेकल है वो किस नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस के नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि हमने कैपेसिटर और इंडक्टर का एसी बिहेवियर देखा था, मतलब कि एसी कंपोनेंट के साथ बिहेवियर देखा था एक लेक्चर में, उसके अकॉर्डेंस में यहाँ पे ये आपका रजिस्टर और इंडक्टर दोनों का ऑब्स्टेकल समेशन होके क्या बनेगा, ये बनेगा इंपीडेंस जेड। मतलब कि हम यहाँ पे ना ही इसे रिएक्टेंस बोलेंगे और ना ही इसे रेजिस्टेंस बोलेंगे, बल्कि रेजिस्टेंस प्लस ये आपका रिएक्टेंस दोनों का एडिशन होकर बनेगा इंपीडेंस जेड। तो ये आपको इन दोनों के एडिशन के कारण क्या मिलेगा, इंपीडेंस मिलेगा। मतलब कि एसी सर्किट में ना ही रेजिस्टेंस होता है और ना ही रिएक्टेंस होता है, बल्कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का एडिशन होकर आपको क्या मिलता है, इम्पीडेंस। तो ये कुछ बहुत सारी टर्म्स के बारे में हमने यहाँ पे बात किया है।
तो ये सभी बात को आपको याद रखनी है कि यहाँ पे इंडक्टर का हमने पोटेंशियल चेक किया, रजिस्टर का पोटेंशियल चेक किया, फिर लेग बिहाइंड और लीडिंग की बात की, रजिस्टर में ये वोल्टेज और करंट इक्वी डायरेक्शनल होते हैं ये बात की, और इंडक्टर में ये आपका वोल्टेज और करंट किस तरह से एक दूसरे के साथ लेग बिहाइंड या तो लीडिंग में होते हैं ये बात की, और इन दोनों के बीच का ये जो फेजर डिफरेंस होता है वो फेज डिफरेंस 90 डिग्री का पॉजिटिव होता है, ये भी हमने यहाँ पे बात की। और दूसरी बात हमने ये यहाँ पे की कि जब आप रजिस्टर और इंडक्टर को एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो पूरी सर्किट का ये जो आपको ऑब्स्टेकल वाली प्रॉपर्टी मिलती है, ये ऑब्स्टेकल वाली प्रॉपर्टी ना ही रेजिस्टेंस होती है और ना ही रिएक्टेंस होती है, बल्कि रेजिस्टर और रिएक्टेंस का एडिशन होकर ये आपको क्या मिलती है, ये आपको इम्पीडेंस जेड मिलती है। तो इन सभी टर्म्स को आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि जैसे आप इन सभी टर्म्स को याद रख पाते हैं तो ही आप यहाँ पे क्या कर पाएंगे, इन सभी टर्म्स को यहाँ पे यूज करके इसका एनालिसिस कर पाएंगे। तो देखिए आगे जो हमारे पास दोनों फेजर डायग्राम्स थे, उन फेजर डायग्राम में हमारे पास क्या था कि आपका ये जो रजिस्टर का ये जो कंपोनेंट था वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली था, तो उसे हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली यूज कर लिया। जबकि इंडक्टर के फेजर डायग्राम में ये उसका वोल्टेज का जो कंपोनेंट था वो कहाँ पे था, वो +90 डिग्री एंगल बनाकर यहाँ पे वाई डायरेक्शन में वर्टिकली था, जिसके कारण हमने यहाँ पे इसे क्या कर दिया, VL कर दिया। तो रजिस्टर का वोल्टेज का कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टली और इंडक्टर का ये जो वोल्टेज का कंपोनेंट है वो क्या है, वर्टिकली है। तो इसके कारण हमें अगर इन दोनों का रिजल्टेंट वोल्टेज फाइंड आउट करना है, जो कि आपकी इस पूरी की पूरी सर्किट का इन दोनों कंपोनेंट्स के ऊपर टोटल डेवलप होने वाला वोल्टेज है, वो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों कंपोनेंट्स का यहाँ पे वेक्टर सम लेना पड़ेगा, जो कि वेक्टर एडिशन होकर क्या बनेगा, ये यहाँ पे कुछ इस तरह से वेक्टर रिप्लेसमेंट के कारण आप इस ग्रीन वेक्टर को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे पैरेलल फॉर्मेट में जैसे ही आप इसे रख देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये पहले वेक्टर का ये हेड और इस दूसरे वेक्टर का ये टेल, दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे और ये आपको मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो कुछ इस तरह से हम वेक्टर एडिशन करके हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, इस पूरे के पूरे ट्रायंगल का यूज करेंगे और इस ट्रायंगल का यूज करके हम यहाँ पे ये जो जनरेट होने वाला फेज का एंगल है फाई और इसका रिजल्टेंट वेक्टर v है, इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो दैट the voltage comparison of both the component can be shown in the following figure as a phasor diagram। तो ये जो फेजर डायग्राम है वो ना ही इंडक्टर का है और ना ही सिर्फ रजिस्टर का है, बल्कि ये पूरी की पूरी LR सर्किट का फेजर डायग्राम है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम द ट्राइंगल AOC, मतलब कि AOC ट्राइंगल को कंसिडर करना है। तो ये कौन सा AOC ट्राइंगल है, ये A, ये O और ये C। तो जैसे ही हम इस AOC को कंपेयर करते हैं तो ये एंगल बनता है 90 डिग्री का। तो मतलब ये हुआ कि ये आपका ट्राइंगल AOC ये क्या है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, क्योंकि इस राइट एंगल्ड ट्राइंगल में यहाँ पे ये आपका एंगल A क्या है, 90 डिग्री का है, जिसके कारण हमें यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन या तो पाइथागोरस इक्वेशन को यूज करने में आसानी रहती है। तो पाइथागोरस इक्वेशन क्या है, आपका ये जो हाइपोटेनस है, इस हाइपोटेनस की लेंथ और उसका स्क्वायर किसके इक्वल में आएगा, ये इक्वल में आएगा आपकी इस एडजेसेंट साइड और इस आपकी इस ओपोजिट साइड की लेंथ के स्क्वायर के इक्वल में। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा OA स्क्वायर प्लस OAC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर, मतलब कि इस पूरी के पूरी डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इस डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इन दोनों का एडिशन किसके इक्वल में आएगा, इस आपके हाइपोटेनस की लेंथ के स्क्वायर के इक्वल में। तो यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन बनता है OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इस OC स्क्वायर की तो हमें जरूरत नहीं है,
हमें सिर्फ और सिर्फ इस ओ सी की ज़रूरत है, क्योंकि ओ सी को हमने कंसिडर किया है इस पूरी की पूरी सर्किट के वोल्टेज के इक्वल में, और ओ ए को हमने कंसिडर किया है आपके रजिस्टर के ऊपर डेवलप होने वाले वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के इक्वल में। और ये जो आपकी ए सी है वो क्या है, वो इस ओ बी के इक्वल में है। तो हम यहाँ पे ओ बी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल में लिख सकते हैं, ए सी के इक्वल में। तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये जो आपका ओ बी है वो है वी एल, तो यहाँ पे आपका ए सी है वो भी क्या बनेगा, वो भी बनेगा वी एल। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को कंसिडर करने के बाद हमने इस स्क्वायर को यहाँ पे बना दिया स्क्वायर रूट, और इस स्क्वायर रूट में ओ ए और ए सी इन दोनों की वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या किया, रिप्लेस कर दिया। तो ओ ए है ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि है वी आर, तो यहाँ पे कर दिया वी आर स्क्वायर। और ये ए सी जो कि आपकी ये वर्टिकल लाइन है जो किसके इक्वल में है, वी एल के इक्वल में, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, वी एल स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना है, हम तो इन दोनों पोटेंशियल्स की वैल्यू का इक्वेशन जानते हैं, मतलब कि जैसे कि हमने कंपेयर किया था कि वी आर इज इक्वल्स टू क्या है, आई इंटू आर है, और वी एल इज इक्वल्स टू क्या है, आई इंटू काई एल है। तो अब हमें क्या करना है, वी आर और वी एल इन दोनों पोटेंशियल की वैल्यू को इस इक्वेशन में रिप्लेस करना है। तो इस इक्वेशन में जैसे ही हम इसको रिप्लेस करते हैं तो ये बनेगा आपका ये इक्वेशन, वी आर के इक्वल में यहाँ पे आ गया आई स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल को स्क्वायर लगेगा। फिर ये आ गया वी एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर काई एल स्क्वायर। तो यहाँ पे इस रिप्लेसमेंट के बाद हम जानते हैं कि पूरी की पूरी सर्किट में ये इंडक्टर और रजिस्टर दोनों सीरीज कनेक्शन में है। सीरीज कनेक्शन में होने के कारण इन दोनों में से पास आउट होने वाला करंट इक्वी डायरेक्शनल और इक्वी मैग्नीट्यूड में है, मतलब कि उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, जिसके कारण हम यहाँ पे आई को इक्वल कंसिडर करके दोनों टर्म्स में से क्या कर सकते हैं, कॉमन बाहर ले सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे इस आई स्क्वायर को कॉमन बाहर लेते हैं तो क्या होगा, ये आई स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई होके, मतलब कि ऑपरेट हो गए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस आई स्क्वायर को आप इक्वेशन में से बाहर ले सकते हैं। तो इक्वेशन में से बाहर होने के कारण ये आपको मिल जाएगा आई, और अंडर रूट में क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस काई एल स्क्वायर। तो कुछ इसी तरह से आप अगर इस आई को एज अ सब्जेक्ट लेते हैं तो क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन ये पूरा का पूरा फैक्टर इस वोल्टेज के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये क्या होगा, करंट आई इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस काई एल स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से हमें करंट और वोल्टेज का रिलेशन इस पूरे के पूरे फेजर डायग्राम की कंपैरिजन से हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये जो पूरा का पूरा हमारे ट्रायंगल का कंसिडरेशन, उस ट्रायंगल के कंसिडरेशन से हमने यहाँ पे वेक्टर का एडिशन, और वेक्टर के एडिशन से हमें ये जो पूरा का पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन मिला है वो किस तरह से हमने फाइंड आउट किया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमें जो नोट करने के लिए इंपॉर्टेंट टर्म है वो ये है कि ये जो आपका वोल्टेज है, मतलब कि कैपिटल वी, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है आपके इंडक्टर और रजिस्टर दोनों के ऊपर डेवलप होने वाले वोल्टेज का ये फाइनल मैग्नीट्यूड, मतलब कि इन दोनों का ये जो वोल्टेज का सम है वो रिजल्ट में क्या है वो आपको ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है।